नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है आरक्षण रिजर्वेशन के ऊपर, दूसरा है इंडिया और यूएई के रिलेशंस, तीसरा प्रथम जल निकाय गणना, अगला है गर्भ इनी कार्यक्रम, फिर है एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस, फिर है कस्टडी की में यातना। पहला यहाँ पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट न्यूज में क्यों चल रहा है, क्योंकि जो तमिलनाडु की सरकार है उन्होंने ये बोला है कि अब जो हमारा जो जो रिजर्वेशन का कोटा है उसे दलित क्रिश्चियंस की ओर भी बढ़ाया जाएगा। जो दलित क्रिश्चियंस की कैटेगरी है उनमें भी जो है इस पूरे को बढ़ाने की बात की गई है। और ये जो एक सकारात्मक कार्यवाही के रूप में, जिसमें सरकारी सेवा, शैक्षणिक संस्थान, इन सभी जगह पर जितनी भी कोशिश हो सकेगी उतना जो इस पूरे को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये पूरा आर्टिकल जो है वो अभी न्यूज में चल रहा है। आरक्षण हमेशा से ही किसी न किसी टॉपिक की वजह से न्यूज में रहा ही है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि किसी न किसी वजह से न्यूज में है, तो उसको भी आप लोगों ने याद रखना है। रिजर्वेशन जो है उसके माध्यम से हमारे आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जितने भी पिछड़े समूह हैं उनके बहिष्कार की समस्या का समाधान हो जाता है। आरक्षण में कुछ विशेष नीतियां शामिल होती है जिनका उद्देश्य उन समूहों को शामिल करना होता है जो हमेशा से जितना भी हमारा मेन चीजें रही उसमें से काफी पिछड़े और बाहर की तरफ रही। अगर मैं बात करूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में, आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है कि भाई अगर कभी भी जितने भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। और यहाँ पर जो है इसको और ज्यादा विस्तारित भी कर दिया गया। अनुच्छेद 16 के अनुसार यहाँ पर पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन अगर कभी भी यहाँ पर जिस भी चीज में ऐसा लगता है कि प्रतिनिधित्व की कमी चल रही है उसके लिए किया जा सकता है। उसके अलावा आर्टिकल 46 भी है, आर्टिकल 243D भी है, 243T भी है और 330 भी है। देखो 243 पता है क्या है? 243A से लेकर के 243ZG तक पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है। तो 243D जो है वो तो SC ST के लिए बात कर रहा है कि हर पंचायत में रिजर्वेशन होनी चाहिए, और वही 243T म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। तो दो अलग अलग है यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वही आर्टिकल 330 यहाँ पर लोकसभा के ऊपर बात करता है कि भाई लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है सीट्स का रिजर्वेशन जो है अलग से होना चाहिए। वही 332 कहता है कि अगर असेंबली स्टेट की है, विधानसभा स्टेट की है, तो स्टेट की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटों का आरक्षण होना चाहिए। वही हमारा 104 नंबर का जो संविधान है वो यहाँ पर ये कहता है कि SC ST की जो सीट्स हैं वो 10 सालों तक आगे बढ़ा दी गई हैं। तो ये भी एक आप इसमें याद रख सकते हैं। वही हमारा जो आर्टिकल 103 नंबर का है उसमें भी आप देखेंगे संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत EWS सेक्शन को 10% के कोटे की बात की गई है। अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है तमिलनाडु में? द प्रॉब्लम इज दैट जो भी यहाँ पर आरक्षण का सीमित प्रभाव होना चाहिए, प्रमुख जातियों से प्रतिक्रिया, राजनीतिक जोड़ तोड़, इन सबसे जुड़ी हुई बात है। तो आगे यही है कि देखो अपने इंडिया में कुल मिलाकर बात की जाए तो भारत में आरक्षण एक बहुत ही जटिल मुद्दा है जिस पर सूक्ष्मता और संवेदनशीलता के साथ ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो बातचीत होनी चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से ही बातचीत करना सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा रिजर्वेशन जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स कंट्रोवर्शियल इशू है, साथ ही साथ ऐतिहासिक अगर हम देखें, संरचनात्मक जो चीजें हम अगर देखें तो उस हिसाब से हमारा जो ये पूरा एक इशू है ये काफी ज्यादा आप कह लीजिए कि
उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करने की आज के टाइम पे जरूरत है कि उन कमियों को भी हम दूर करें, राइट। अगर हम यहाँ से इनको हटाने की कोशिश करें तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन हाँ, आरक्षण प्रणाली में हम लोग सुधार जरूर कर सकते हैं। सुधार यहाँ पे किया जा सकता है जिसकी आवश्यकता है, और विभिन्न कमियों को भी दूर करने की कोशिश की जा सकती है। देखो, ये तो बिल्कुल प्रोसेस है कि हम ये तो कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर आज के समय में ये कुछ कोटा चल रहा है तमिलनाडु का। SC, ST, SC, OBC, EWS, डिपेंड करता है कितनी कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। अगला है यहाँ पर इंडिया और यूएई के बीच में कोऑपरेशन, क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए भारत यूएई का सहयोग। यूएई जो है, जिनकी खाद्य सुरक्षा वैश्विक बाजारों से आयात पर आधारित होती है, वर्तमान में वहां पर काफी ज्यादा जो है आपूर्ति, मतलब उनका कंप्लीशन के ऊपर जो है वो काफी बड़ा संकट आ गया है। तो भारत यूएई जो खाद्य सुरक्षा साझेदारी, उसमें कई बिंदुओं से जो है वो चेंजेस करने की बात की जा रही है। भारत ने भी अपने आप को एक कृषि निर्यात केंद्र के रूप में अपनी पहचान बिल्कुल बना ली है कि हम लोग यहाँ पर कृषि प्रधान हो गए हैं और निर्यात भी बहुत ज्यादा करते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे G20 की प्रेसिडेंसी ली है, तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स, उसको प्रमोट किया है। इवन 2023 ईयर को FAO ने इंडिया के कहने पर क्या डिक्लेयर कर दिया है, इंडिया को डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक I2U2 बनाया गया, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। जो समिट हुआ था यहाँ पर लास्ट ईयर, यूएई ने यहाँ पर $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कही है यहाँ पर, कि $2 बिलियन जो है वो यहाँ पर सबमिट किया जाएगा, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जैसी चीजें जो है वो करवाई जा सके। तो यहाँ पर जो है फूड सिक्योरिटी के मामले में बात की जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंडिया ने अपनी जर्नी शुरुआत करी है। चाहे मैं यूएई के बारे में भी कहूँ, यूएई ने भी यहाँ पर जो है अपने खाद्य भंडार को बनाए रखने के लिए काफी सारी कोशिशें करी हैं। एशिया, यूरोप हो गया। भारत के लिए दुबई ने मल्टी कमोडिटी सेंटर को भी ओपन अप किया है, जो कि यूएई का लार्जेस्ट ट्रेड फ्री जोन एरिया है। तो यूएई और इंडिया के रिलेशंस जो है वो आज के समय में काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं आज के समय में, जिसको ही इम्प्रूव करने के लिए नई नई चीजें हो रही हैं। तो अभी अब अगर मैं बिल्कुल फाइनल बात करूं, तो आज के टाइम पे इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की वजह से दोनों को यहाँ पर मौका मिला है कि हम लोग फूड सिक्योरिटी में एक नई उड़ान भर सके, फूड सिक्योरिटी के मामले में नई नई चीजों को हम लेकर के आ सके। थर्ड आर्टिकल है हमारा, भारत का पहला वाटर बॉडी सेंसस जो है वो स्टार्ट किया गया है। वाटर बॉडीज आप समझते हैं कि हमारे भारत में जितनी भी वाटर से जुड़ी हुई चीजें हैं, सबके लिए एक सेंसस किया जाएगा। इरिगेशन सेंसस के तहत हमारा जो जल शक्ति मंत्रालय है, गजेंद्र सिंह शेखावत के अंडर, उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया है। वाटर बॉडी का मतलब क्या होता है, सारी चीजें देख, मतलब कि जितने भी, चाहे नेचुरल है चाहे मैन मेड है, जिसके अंदर कोई ना कोई पानी का काम है, वहां पे पानी स्टोर होता है। चाहे वो किसी भी चीज के लिए पानी स्टोर होता हो, मछली पालन के लिए होता हो, मनोरंजन के लिए, धार्मिक के लिए, भूजल के लिए, लेक है, पौंड है, हर चीज के लिए। ठीक है। अलग अलग नाम है, टैंक है, जलाशय है, तालाब है, बांध है, वो सारी चीजें जहाँ पे बर्फ पिघलती है, झरने हैं, बारिश है, जल की निकासी है, उन सबको वाटर बॉडी कहा जाता है। तो जितनी भी भारत में ऐसी वाटर बॉडीज हैं, उनका अब एक अलग से हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पेशली यहाँ पर अलग से उसके लिए एक सेंसस किया जाएगा। पहले जो यहाँ पर अभी सेंसस किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि 97% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, और सिर्फ 2.9% है वो कि अर्बन एरियाज में। ठीक है। और इनमें से भी अगर सबसे ज्यादा क्या है, ये जो पूरे बने हुए हैं, इसमें से 59% जो है वो तालाब बने हुए हैं, टैंक है, उसके बाद रिसाव टैंक है, झीलें हैं, और अन्य करके आते हैं। वेस्ट बंगाल की बात सबसे ज्यादा है और सिक्किम के पास सबसे कम है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसके पास सबसे ज्यादा है और किसके पास सबसे कम है। वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पॉन्ड्स और रिजर्वॉयर, तालाब और जलाशय, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तालाब, तमिलनाडु में सबसे अधिक प्रकार की झीलें हैं, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है इसको कंजर्व करने की योजनाएं जो है वो चल रही है।
ठीक है। ये सेंसस ने पूरी तरीके से जल निकायों के अतिक्रमण के आंकड़े एकत्रित किए हैं। 1.6% जल निकायों का अतिक्रमण होने की सूचना, जिसमें से 95.4% ग्रामीण क्षेत्र है और बाकी 4.6% शहरी क्षेत्र भी आते हैं। अब देखो वाटर जो है, आप जानते हैं कि वाटर एक राज्य सूची में आता है, इसलिए सरकार, जो राज्य की सरकारें होती है वो काम करती है यहाँ पर देखने के लिए। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई गई, हर खेत पानी योजना चलाई गई, तो ऐसी योजनाएं काफी सारी चल चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आया है पूरा वाटर बॉडी का सेंसस। इसमें आप लोगों को ये भी लर्न करना है, वाटर बॉडी का एक जो सेंसस है वो इस तरीके से बनाया गया है। इसको भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, इस सबको आपसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल है गर्भ इनी प्रोग्राम। गर्भ इनी प्रोग्राम जो है यहाँ पर वो किसके लिए चलाया गया है? गर्भ इनी प्रोग्राम, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि साउथ एशिया में इंडिया के साइंटिस्ट ने गर्भ इनी प्रोग्राम चलाया है, जिसमें यहाँ पर जो प्री मेच्योर बर्थ हो जाता है ना, कि समय से पूर्व जो यहाँ पर जन्म हो जाते हैं, ये उनके ऊपर है। तो यहाँ पर समय से पहले जन्म विश्व स्तर पर नवजात मृत्यु और जटिलताओं का एक प्रमुख कारण बन जाता है। भारत में ऐसे 13% बच्चे हैं जो जन्म से पहले, जो समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं। तो ये अध्ययन यहाँ पे किया गया है। इसमें जो उस समय महिलाओं के ऊपर जो जोखिम आ जाता है, बच्चों पर जो जोखिम आ जाता है, उसके ऊपर यहाँ पर गर्भ इनी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इस गर्भ इनी प्रोग्राम में जो भी इस तरीके की चीजें होती है कि समय से पहले जन्म ले लिया जाता है, उसकी भविष्यवाणी उपकरण को यहाँ पर विकसित करा जाएगा, जिसमें यहाँ पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है वो यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक पहल स्टार्ट की गई है। अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। और ये जो है यहाँ पर एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता के रूप में जो है अभी यहाँ पर एक अनुवांशिक जो है एक प्रकार की भिन्नता है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर यहाँ पर जो है ये आपको डीएनए जो है वो कॉमनली बहुत इजीली मिल जाता है। ये जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, इसे हम कहते हैं कि वहां पर पूरा ये जानकारी जो है वो उपलब्ध हो जाती है इसी से ही, कि क्या क्या है इसमें, सारी जानकारियां जो है इजीली उपलब्ध हो जाती है। अब इससे क्या होगा, अगर ऐसी कोई भी चीज होती है, तो यहाँ पर आपको दवाओं के प्रति जो व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, पर्यावरण के कारकों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों में कोई बीमारी का विकास हो सकता है उसकी भविष्यवाणी करना, ये सब चीजें पहले ही पता चल जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि आसानी से आपको जो भी एक तरीके से जो भी आपको डिजीजेस होते हैं वो आपको आराम से पता चल जाती है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है तो। ठीक है, प्री बर्थ, प्री टर्म, ठीक है, मतलब पहले ही हो जाना, 37 वीक से पहले हो जाते हैं या प्रेगनेंसी कंप्लीट करने से पहले ही हो जाते हैं। अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि एक तो बिल्कुल ही अत्यधिक परिपक्व है, मतलब कि 28 वीक से भी पहले है, एक 28 से 32 के बीच में, और एक थोड़ा नॉर्मल से है। ठीक है, इवन मेरा बर्थ भी जो है ना वो इसी थर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है भाई, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई है। अगला आर्टिकल है हमारा एग्री टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंडिया। अभी एआईएम, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने एग्री टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को स्टार्ट करा है। अटल इनोवेशन मिशन बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी कर करके इन्होंने यहाँ पर जो है एक नवाचार मंच यहाँ पर स्थापित किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्री टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, जिसके अंदर व्हाइट पेपर को रिलीज किया गया है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल में, टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर को लेकर आने, क्योंकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजिकल मार्केट है वो 24 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा 2025 तक। ठीक है, और इसमें हमें टेक्नोलॉजी को लाने की और जरूरत है। ठीक है, और इसके अंदर हमें एग्रीकल्चर के फार्मर्स हो गए, ठीक है, उनमें जितना भी यहाँ पर इनएफिशिएंसी चल रही है, क्लाइमेट के कंसर्न है, हर एक को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। व्हाइट पेपर में ये सारी चीजें हमें हाईलाइट करवाने की जरूरत है, तो उसी के यहाँ पर एक अलग से निकाला गया। लेकिन इसके चैलेंजेस भी हमारे साथ काफी सारे, क्योंकि अवसंरचना और उपकरणों की उच्च लागत लगती है, कृषि की तकनीक के समाधान भी यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, हर एक को यहाँ पर कृषि की चीजों को करना आता नहीं है, तो समाधान करने भी थोड़े से यहाँ पर इस तरीके से होते हैं। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता का अभाव है, प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग है,
तो ये सारी चीजें जो है वो आपको काफी सारी देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और फार्मर्स का यहाँ पर जो डेटा है वो भी काफी कम हमारे पास अवेलेबल है। तो अभी यही सुझाव दिए जा रहे हैं आगे के लिए कि पहले तो क्या करना चाहिए, फार्मर्स का डेटा निकाल। फार्मर्स के डेटा के साथ जो हम लोगों ने लैंड रिकॉर्ड्स के लिए स्वामित्व स्कीम को स्टार्ट किया हुआ है। स्वामित्व स्कीम में क्या होता है कि आप लैंड रिकॉर्ड का सारा जो डेटा होता है ना वो कैसे इकट्ठे करते हो, ड्रोन्स की हेल्प से। वेदर की रिपोर्ट्स, उसके लिए भी हम अलग अलग सैटेलाइट्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं इन चीजों को। तो ये सारी चीजें हमको जो है वो करने की जरूरत है। तो अगर हम ये सब चीजें करते हैं, लोकल एग्रीकल्चर की चीजों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को लेकर के आने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें अभी हमें क्या करनी पड़ेंगी, लेकर के आनी पड़ेंगी बेटर बनाने के लिए। और स्टेट को भी यहाँ पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, और लोगों को भी, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए स्टार्टअप्स हैं उनमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ठीक है। अगला यहाँ पर आता है कस्टेडियन टॉर्चर, हिरासत में यात्रा। तमिलनाडु हिरासत यात्रा मामला सामने आया जिसमें पीड़ितों से मिलने के लिए मानवाधिकार पैनल बनाया गया। वहां की जो स्टेट्स ह्यूमन राइट कमीशन, आप जानते हैं कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन को एस्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो अलग से एक एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स के लिए 1993 में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना करी थी। तो यहाँ पर अब स्टेट में भी की गई है। तो जो स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन है वो यहाँ पर अंबा समुद्रन के साथ यहाँ पर मिलने के लिए तो वहां के एक निलंबित आईपीएस हैं, एएसपी बलबीर सिंह। उनमें यहाँ पर कथित यातना के कारण हिरासत में अपने दांत गंवाने वाले पीड़ितों से मिलने के लिए यहाँ पर अंबास मुद्रम जो जगह है वहां पे दौरा करेंगे। वहां का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उन्होंने सदस्य कंसदान से कहा है कि उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी और कई पीड़ितों के चेन्नई में पैनल के सामने अपने बयान दर्ज किए गए हैं। इसमें क्या होता है कि आप जैसे देखो, अगर कभी भी कस्टडी में टॉर्चर करते हो तो आप, सीधी सी बात है, आप जो हमारा विधि का शासन है, जो रूल ऑफ लॉ चलता आ रहा है, उसको आप नहीं मान रहे हो। आप जो प्राकृतिक न्याय होता है, नेचुरल जस्टिस, जो हर एक चीज यहाँ पर इसी प्राकृतिक न्याय पर काम करती है, चाहे वो एनजीटी हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट आईपीसी पे भी काम करती है, लेकिन प्राकृतिक न्याय पर भी तो काम करती है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसी में देखने को मिलेंगी। मानव अधिकारों को काफी ज्यादा उल्लंघन किया जा रहा है। हिरासत में यातना संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिपादित मानव अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार भी, उनका स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ पर उनके लिए। सामाजिक या अनुबंधों के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है। और साथ ही साथ इन सब चीजों की वजह से क्या और उल्लंघन हो रहा है, जो साध्य के लिए समझौता है, आमतौर पर तीव्र न्याय देने के नाम पर हिरासत में यातना का समर्थन किया जाता है। लेकिन ऐसा करते समय आप उन साधनों को भूल जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने भी ये बात कही थी कि साधन साध्य के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, किंतु यह हिरासत में प्रताड़ना के मामले में पुलिस न्यायपालिका के माध्यम से उचित अभियोजन को दरकिनार करने का विकल्प चुनना का करते हैं, और अपनी जो अथॉरिटी है, जो आपको यहाँ पर पावर दी गई है, आप उसका बिल्कुल बिल्कुल एक प्रकार से मिसयूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसी के ऊपर बात हो रही है कि ऐसी चीजों को हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और ये हुआ है तो जो है ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि इस तरीके से दुरुपयोग वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। अगला, जो हमारा जुडिशरी है, हमारा जो न्यायपालिका है, उस पर से विश्वास उठ गया है बिल्कुल ही। ठीक है। और ये जो है आपके जन कल्याण के सिद्धांत का उल्लंघन है। झूठा रोल मॉडल बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इमोशनली कोई यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात, सुशासन की सबसे बड़ी कमी चल रही है। सुशासन तो बिल्कुल है ही नहीं ना इस चीज को लेकर। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। और ये सारी चीजें सबसे बड़ा कारण बनती है कि एक, मतलब लोगों का विश्वास जो है वो एक तरीके से उठ जाता है सारी चीजों से। तो यही चीज है कि भाई लोगों का विश्वास हर चीज से जब उठ जाता है, तो ये सारी चीजें जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये भी आप लोगों को सारा कुछ दिमाग में रखना है। ये सब एग्जाम के लिए सीधा सीधा जो है वो पूछा जा सकता है।
अब यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या होता है कि आगे के लिए क्या होना चाहिए, जैसे कभी भी कोई ऐसे खूंखार अपराधी है, तो अगर आप ये यहाँ पर इंतजार करने के बजाय शुरुआती दौर में ही अपराधियों के विरुद्ध जो है एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर अपराधियों के राजनीतिक संस्करण जो है उसको करने से बचना चाहिए। अपराधियों में राजनीति को यहाँ पर जो है वो बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पुलिस कर्मियों को भी एक नैतिक प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि उनको भी यहाँ पर मानवीय व्यवहार, कानून के शासन के महत्व का एहसास होना चाहिए कि भाई कानून का किस तरीके से व्यापार है, कानून किस तरीके से काम करता है, वो भी तो बेहद जरूरी है ना। इस चीज को जानना भी तो उतना ही बेहद जरूरी है, राइट। पुलिस के पेशेवर कामकाज और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना है। साथ ही साथ एक विशेष प्रकार के अपराध के लिए अलग विशेष अदालतों की स्थापना करनी चाहिए ताकि सुचारू रूप से, गतिशील रूप से यहाँ पर सब जो है होना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है भाई। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर इधर जजेस की संख्या है। अब क्या होता है ना कि आप भी जानते हैं कि अ, जो प्रति लाख हमारी जनसंख्या है उस पर न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है, वो बढ़े तो बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि कानून मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत में 10 लाख लोगों पर केवल 19 न्यायाधीश हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। एनआरसी एनआर एनएचआरसी को यहाँ पर जो है वो जितने भी ऐसे कस्टडियल टॉर्चर्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने देना चाहिए, ताकि यहाँ पर जनादेश देश में मानव अधिकारों की रक्षा यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी बन जाए। पुलिस को यहाँ पर जो है ना, ये होता है ना कि बदला लेने की संस्कृति है, उन सबसे पहले तो रोकना चाहिए कि भाई पुलिस इस तरह के कामों में बिल्कुल भी ना फंसे। ठीक है भाई। आते हैं हम लोगों के, आज एक हमारी टर्म का जिक्र हुआ है, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, आप लोगों को याद होगा। ये दुनिया में सबसे कम विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख उत्प्रेरक वित्त पोषक इकाई है। बिल्कुल सही बात है, 1966 में यूएन जनरल असेंबली द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट ठीक है। और ये एक तरीके से कैपिटल डेवलपमेंट फंड की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी के लिए काम करती है। तो अभी ये न्यूज में चल रही है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। ये 46 कंट्रीज में, जो कि बिल्कुल लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, जिनको एलडीसी भी कहते हैं, उनके लिए इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में बने हैं। ठीक है भाई। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये कभी काफी ज्यादा न्यूज में है, इसलिए ये आपको याद रखिएगा। और ये जो है यूएनडीपी के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर के अपना काम जो है वो देखती है। ठीक है भाई। ये था आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। ज़ॉम्बी बैंक्स, आप लोगों ने ज़ॉम्बी वायरस के बारे में सुना होगा। अब आप सोचेंगे ज़ॉम्बी बैंक्स क्या चीज है। देखो, ज़ॉम्बी बैंक्स भी एक तरीके से एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि वैसे तो दिवालिया घोषित कर दिए गए, लेकिन अपनी बैलेंस शीट में जो है खराब ऋणों को छुपाकर अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं, मतलब झूठे बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट से सपोर्ट लिए बैठे हैं झूठे बैंक है। जैसे जापान में बहुत सारे जॉम्बी बैंक्स चल रहे थे, तो उनको यहाँ पर पर्दाफाश किया गया उनका, तो वहां से ये वर्ड जो है वो निकल के आया है, जॉम्बी बैंक। ठीक है। ये टर्म जो है सबसे पहली बार जो है एडवर्ड केन ने इस्तेमाल की थी 1987 में। और जब वहां पर जापान में क्राइसिस आया था और बहुत सारे ऐसे इंसॉल्वेंट तरीके से जिनको दिवालिया घोषित कर दिया गया, वहां से ये शब्द जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर जो है वो हुआ था। दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, इसमें ठीक लिखा है। जॉम्बी बैंक ऋण पर संचालित होते हैं क्योंकि उनके पास ऋण सेवा लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त लाभ होता ही नहीं है, तो इस तरीके को हम कहते हैं जॉम्बी बैंक। जॉम्बी बैंक जो है जापान, यूरोप, यूएसए, उनमें काफी ज्यादा देखा गया है, जहां पर जॉम्बी कंपनी, जॉम्बी बैंक, क्योंकि बैड लोन्स है उनके, वो अभी भी चल रहे हैं। ठीक है। जो बहुत ही बिल्कुल स्लो इकोनॉमी है, वहां पर जो भी पैसा बैंकों से बोरो किया गया वो वापस दे ही नहीं पाए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से इसका इफेक्ट यही पड़ता है। और जो हमारे एनपीएस होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट होते हैं, वो वहां पर अभी तक वो दिखाते चलते आ रहे हैं। तो उनका बस ये होता है कि वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट काफी हाई रखने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से जो है
इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लेके आते हैं कि भाई अगर आप हमसे करोगे तो हम आपको इंटरेस्ट रेट इस पे हाई देंगे, ऐसे वैसे ये सब चीजें यहाँ पे करते हैं। और सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को पैसा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ज़ॉम्बी बैंक। एक ये टर्म है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ज़ॉम्बी बैंक की टर्म को। एग्जाम में सवाल बनेगा तो सीधा बनेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ज़ॉम्बी बैंक, आएगा तो सीधा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। समझ रहे हैं सभी लोग? याद हो जाएगा सबको इस चीज का, बहुत बड़ा तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए आराम से यहाँ पर याद हो जाए। ठीक है, तो यहां तक आप अपना पूरा कंप्लीट कर लो, इस पूरे को आप कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्टली इस टॉपिक से बनता है, क्या है या कहाँ पे लिखा गया या कुछ भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इन टॉपिक्स के ऊपर। सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग ऐसे जो भी क्वेश्चन आपके सामने मैं हमेशा लेके आती हूँ ना, तो वो आप क्वेश्चन यहाँ पर इजीली लिखना शुरू कर दीजिए और इनका अलग से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है वो सीधा पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।